नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे अध्ययन अध्यापन का जो विषय है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। इससे पूर्व हमने वैदिक सभ्यता का जब वीडियो जारी किया था उस समय हमने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी और यह वैदिक सभ्यता उस समय प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी नहीं था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हमें जानकारी प्राप्त हुई तो पता चला कि वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। एक गजब का बात देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिक सभ्यता से भी पहले की सभ्यता है, यह एक शहरी सभ्यता था, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। यहाँ से मात्र एक सवाल आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए हमने इसे बिल्कुल टू द पॉइंट उतना ही चीज़ों को सामने रखने का कोशिश किया है जितना आपके लिए पर्याप्त है या आवश्यक है, और आपको इसी में से सवाल देखने के लिए भी मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम दो पार्ट में आपके सामने रखेंगे। यह प्रथम पार्ट हमारा है और दूसरा पार्ट आपको हम इसके तुरंत बाद प्रोवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पहले प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता माना जाता था, लेकिन जब पता चला तो यह हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है। तो मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। इसका विकास आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ था। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हम अध्ययन के सुविधा अनुसार इतिहास को बांट रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया कि लिपि के हिसाब से जब बांटे थे उस समय हमने आपको बताया कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का तो विकास हो गया था, लेकिन वह लिपि पढ़ा नहीं जा सका था। इसलिए यह यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है, जिसका लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है, जहां से सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वह भाव चित्रात्मक है या पैक्टोग्राफिक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पैक्टोग्राफिक है या भाव चित्रात्मक है, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम जानकारी हमें चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम जानकारी हमें चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 में प्राप्त होता है, जबकि 1856 में कर्निघन द्वारा जब सर्वेक्षण किया जा रहा था तो उस दौरान भी उन्होंने एक प्राचीन सभ्यता होने की बात कही थी या एक प्राचीन सभ्यता होने की संभावना व्यक्त की थी। अगर मैं पुनः आपसे कहूं कि वर्ष 1856 में कर्निघन द्वारा सर्वेक्षण के दौरान प्राचीन सभ्यता का अनुमान लगाया गया था, ठीक उसी समय जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, वह रेलवे लाइन कराची से लाहौर के दौरान बिछाया जा रहा था, उस समय बर्टन बंधु ने भी यह अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में प्राचीन सभ्यता मौजूद था और इस बारे में उन्होंने सरकार को आगाह किया। एक बार पुनः हम लोग चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। इसका विकास आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ है।
यह ताम्रकांसुगिन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इसका लिपि भाव चित्रात्मक या पेक्टोग्राफिक है, जबकि इसका सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैनसन के द्वारा दिया गया एवं 1856 में कर्निघन के द्वारा भी एक सर्वेक्षण के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता उपस्थित रही है। उसी बात को रेलवे लाइन बिछाने के दरमियान बर्टन बंधु ने 1856 में कहा कि यहाँ कुछ न कुछ प्राचीन सभ्यता है, और इसकी बात उन्होंने या यह खबर उन्होंने सरकार को दिया था। आइए उसके बाद हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब विस्तृत खुदाई की गई, यह विस्तृत खुदाई तब की गई जब जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के निदेशक बने। यानी जब जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के निदेशक बने तब यहाँ की विस्तृत खुदाई की गई, और इन्हीं के निर्देशन में सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। इसी हड़प्पा स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पुनः 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। पिग्गट जैसे विद्वानों ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है, तो हम कहेंगे कि पिग्गट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है। यहाँ इसे ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि शुरू में ही हमने आपसे यह बताया कि यह यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का अंतिम छोर जब हम देखते हैं, आइए थोड़ा सा कैमरा हम आपको जगह पर लेकर के दिखा दें ताकि आप और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर अंतिम छोर के बारे में मैं आपसे बात करूं तो यह उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम इस ढंग से यहाँ अंकित किया गया है। इसमें हम देखें तो यह उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, जो चिनाब नदी के किनारे माना जाता है। उसके बाद में अगर बात करूं कि दक्षिण में यह दायमाबाद यानी महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे तक फैला हुआ था, जबकि पूरब में वह आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे तक फैला हुआ था, और पश्चिम की बात करें तो यह सुतकांगेडोर बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे तक फैला हुआ था। अगर हम बात करें, फिर से एक बार देखते हैं कि यह उत्तर में जम्मू कश्मीर में जो मांदा जगह स्थित है वहां से नीचे दक्षिण में दायमाबाद तक फैला हुआ है, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर सुतकांगेडोर बालूचिस्तान पाकिस्तान तक पश्चिम में फैला हुआ है। दोस्तों, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि पूरब से पश्चिम यह 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल विस्तार देखें तो यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि सवाल में कभी कभी एक्चुअल फिगर भी पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो कभी कभी यह आसपास पूछा जाता है। वैसी स्थिति में अगर टोटल विस्तार हम देखें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बस्तियों का ज्यादा घनत्व घग्गरा हाक्कर जो प्राचीन सरस्वती नदी का क्षेत्र पड़ता है के किनारे ज्यादा से ज्यादा मिलता है। एक बार पुनः सुनेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बस्तियों का ज्यादा घनत्व घग्गर हाकरा नदियों के किनारे यानी प्राचीन नदी सरस्वती के किनारे तक मिलता है। इस सभ्यता के
6 नगरों को महानगरों का दर्जा दिया गया है। यह शहर ग्रिड प्रणाली पर बसा हुआ था। पुनः आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह शहर ग्रिड प्रणाली पर बसा हुआ था, जहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। एक बार पुनः हम देखते हैं कि यह शहर ग्रिड प्रणाली पर बसा हुआ था, जिससे पूरा शहर आयताकार खंडों में बटा हुआ प्रतीत होता था, जबकि पूरा शहर का स्वरूप त्रिभुजाकार था। दोस्तों इसे नोट भी करेंगे, ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये जो है सो पूरा शहर इसका जो स्वरूप था वो त्रिभुजाकार था। पुनः अब इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों को देखते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम हड़प्पा स्थल को देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ना जाने कितना बार यह सवाल पूछा गया है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप एक बार खूब अच्छी तरह से ध्यान कर लें कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। साथ ही साथ यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से R37 नामक कब्रिस्तान, श्रमिक आवास, 6 खंडों में विभाजित अन्नागार प्राप्त हुआ है। एक बार पुनः ध्यान दें, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से R37 नामक कब्रिस्तान, श्रमिक आवास, 6 खंडों में विभाजित अन्नागार प्राप्त हुआ है। दूसरा हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक बार पुनः सुनेंगे, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बृहत स्नानागार, अन्नागार, बिखरे हुए कंकाल, कांस की बनी नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। यह कांस की नृत्य करती हुई मूर्ति हमें चोलकालीन नटराज की मूर्ति का याद दिलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ का सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं और आपको देखने के लिए मिल भी सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा भवन का मतलब है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। बृहत स्नानागार की लंबाई, अगर हम लंबाई की बात करें, जो बृहत स्नानागार है उसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर था। यहाँ भी देखेंगे, अगर आपको देखना होगा तो क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो यहाँ से सवाल भी आपको दिख जाएंगे। उसके बाद में अगर आपसे बात करूं कि इस जलकुंड में पानी कुआं से आता था, यानी नहाने के लिए जो जलकुंड बना हुआ था उसमें जो पानी आता था वह कुआं से आता था। उसके बाद तीसरा हम लोग शहर देख रहे हैं रोपर को रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। यह पंजाब भारत में स्थित है। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों आता है कि यहाँ से एक शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। पुनः एक बार आप ध्यान में रखें कि रोपर एक ऐसा जगह है जहाँ से आदमी के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चान्हुद्रो। तो चान्हुद्रो भी पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, गुड़िया निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री निर्माण का प्रमाण मिला है। साथ ही साथ यहाँ से ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पैर का निशान मिला है। यहाँ पर पुनः एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे सौंदर्य प्रसाधन के बारे में तो मैं पुनः आपको बताऊं कि चान्हुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, मनके से मतलब होता वो जो आप मोती का माला जैसा देखते हैं उसे यहाँ पर मनके जैसा बताया गया है। तो मनके बनाने का कारखाना, गुड़िया निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का निर्माण का प्रमाण मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पैर का निशान मिला है।
उसके बाद पांचवा शहर है बनमाली। बनमाली हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों बनमाली हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अच्छे किस्म का तिलहन फसल तथा पकाई गई मिट्टी का बना हुआ हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ यहाँ से ईंट की अस्थियां भी प्राप्त हुई है। अगर उसके बाद मैं आपसे लोथल के बारे में बात करूं तो लोथल गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कृत्रिम बंदरगाह, पोत, पत्तन, गोदीबारा जिसे एक ही कहा जाएगा, यानी कि बंदरगाह को ही हम पोत कहते हैं, बंदरगाह को ही हम पत्तन कहते हैं, उसे ही हम गोदीबारा कहते हैं। यहाँ इसका प्रमाण मिला है। उसके बाद मैं अगर बताऊं तो यहाँ से एक साथ 2 शवों को दफनाने का प्रमाण मिला है। यहाँ से फारस की मुहर, माप तोल के लिए स्केल और बटखारे, यहाँ से चावल, अग्नि वेदियाँ या यज्ञ वेदियाँ, मृत भांड पर बना कौवा और लोमड़ी का चित्र प्राप्त होता है। यहाँ मृत भांड से मतलब होता है कि वह जो मिट्टी का बर्तन होता था, पानी का बर्तन जो होता था या अन्य प्रकार के जो बर्तन बनाए जाते थे, उस बर्तन पर कौवा और लोमड़ी का चित्र मिला है। एक बार पुनः देखेंगे दोस्तों, लोथल काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कृत्रिम बंदरगाह से मतलब होता है कि मानव के द्वारा जो निर्मित होता है। कृत्रिम बंदरगाह को ही हम पोत भी कहते हैं, पत्तन भी कहते हैं, गोदीबारा भी कहते हैं। अगर आप सवाल देखेंगे कहीं कहीं सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि लोथल क्या है, तो वह एक प्रकार का गोदीबारा है, वह एक बंदरगाह है। इस प्रकार का सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ एक साथ दो शवों को दफनाने का प्रमाण मिला है। अगर आप किताब देखेंगे तो किताब में एक साथ 2 शवों को दफनाने का प्रमाण तो मिला है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ युगल शवों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, इस प्रकार के सवाल भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं पुनः आपको बताऊं कि यहाँ से चावल, अग्नि वेदियाँ या यज्ञ वेदियाँ, मृदभांड पर बना कौवा और लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है। दोस्तों उसके बाद पुनः हम बात करें कालीबंगा का, तो कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। दोस्तों यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, सवाल पूछे जाते हैं कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। यहाँ से इतना ही नहीं, एक साथ 2-2 फसलों को उपजाने का प्रमाण मिला है। यहाँ से एक साथ 2-2 फसलों को उपजाने का प्रमाण मिला है। लकड़ी से बनी नालियाँ मिला है। अग्नि वेदियाँ, यज्ञ वेदियाँ एवं अलंकृत फर्श का प्रमाण मिला है। अलंकृत फर्श का प्रमाण की अगर मैं बात करूं तो आप अपने घरों में देखते होंगे कि गेरुआ रंग से रंगा हुआ, उस पर विभिन्न प्रकार का चित्र बना हुआ जो होता है, वही अलंकृत फर्श कहलाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। लास्ट हम लोग धौलावीरा 8वां शहर के रूप में देखने के लिए जा रहे हैं। तो यह कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ से जल संचयन प्रणाली या नहर प्रणाली का प्रमाण मिला है। यहाँ से जल संचयन प्रणाली या नहर प्रणाली का प्रमाण मिला है। दोस्तों एक सवाल ऐसे भी देखा गया है, आप देखेंगे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल की बात अगर हम करें तो दूसरे स्थान पर धौलावीरा आता है, जबकि पहले स्थान पर राखी गढ़ी आता है। तो मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर हम भारत में खोजने की बात करते हैं तो वह राखी गढ़ी है, जबकि दूसरा स्थल धौलावीरा है। आशा करते हैं आपको निश्चित रूप से यह बातें समझ में आई होंगी, और बस उतना ही आपके सामने हमने रखने का कोशिश किया है जहां से सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम आगे के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर लेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपको जो सवाल देखने के लिए मिलेंगे इसी छोटा सा
छोटा से छोटा नोट्स में आपको सारा सवाल मिल जाएगा। यहीं से सवाल मिलेंगे और आपको एक भी सवाल हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट हमने समाप्त कर लिया। दूसरा पार्ट के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का हम विशेषता देखेंगे। थैंक यू।